बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिज़ा है मेरा नाम। आई वॉज डूइंग माई ब्लो ड्राई, वो भी ठीक नहीं हुआ। बालों के ऊपर शो है मेरा आज सबसे पहले। आज मैंने बालों कहनी है। हेयर फॉल का सबसे बहुत बड़ा इशू जो है ना लड़कियों को, लड़कों को, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो है ना जो ब्यूटी है मुझे लगता है वो बहुत जल्दी, बहुत यंग एज में ख़त्म हो जाती है। मेरे ऑफिस में इतने सारे यहाँ पे बॉयज़ हैं, इतने सारे लड़के, उनका मसला पता है क्या है? गंज बना। और मैं उनसे इतनी छोटी लगती हूँ, सारे के सारे मुझसे बड़े लगते हैं। यहाँ पे अजीम भाई ऐसे इशारा करके ना अपना पफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अजीम भाई आप भी ना मुझसे बहुत बड़े लगते हैं, ये मैं आपको कंफर्म बात बता दूँ। कुछ लोगों ने पैच भी लगाया मुझे आज पता चला मगर कोई बात नहीं, लगाना तो पड़ता है। फिर मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, अच्छा लग रहा है, लगाना चाहिए। मैं कौन सा नाम बता के मजाक उड़ा रही हूँ, किसी की पर्सनैलिटी दिखा के मजाक उड़ा रही हूँ। पैच लगाना पड़ रहा है, मगर क्यों आपको इस नौबत तक क्यों आना पड़ता है? इसलिए क्योंकि आप अपने बालों का ख्याल कोई नहीं रखते। आजकल भी इतनी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं। अगर मैं ऐसे ख्याल की बात करूं तो थोड़ी बहुत छोटी छोटी टिप्स मैं आपको पहले देती हूँ, फिर हम, क्योंकि आज हमारा बालों के ऊपर ही है। जैसे अब ट्रेंडिंग में आ गई ये चीज़ें, सिल्क के कैप मिलते हैं, आपको पता है? बिल्कुल ऐसे जैसे आप शेफ़ नहीं होते, शेफ़ पहनते हैं बाल ताकि किसी खाने में खाना पकाते वक्त बाल ना गिर जाए, उस तरह के सिल्क के आते हैं। वो पहन के लड़कियां सो जाती हैं कि नहीं है तो सिल्क के तकिए वो आप रख लें और उनके ऊपर आप सो जाएं। लड़कियां लड़के, उन पे बाल बड़े सॉफ्ट सिल्की बड़े अच्छे रहते हैं। और फिर बालों को लोग कस के बांध के सोते हैं ना लड़कियां, उसकी वजह से उनके बाल टूटते हैं, ब्रेकेज आती है, बहुत जल्दी हेयर फॉल आ जाता है। बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने से स्कैल्प में ग्रीस आ जाती है, फिर वो बाल कमज़ोर हो जाता है। अब हमें हमारी नानियाँ दादियाँ यही बोलती हैं तेल लगाओ, तेल ठोकने से ना बाल अच्छे हो जाते हैं। हर दौर तेल से नहीं चलेगा, अब तेल से हटके भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। और फिर खैर अब जब ये सब ख्याल नहीं रखते हम अपने बालों का और अपनी सेहत का, जाहिर सी बात है फिर कहीं ना कहीं तो लॉस होता है। अब जब बात आ जाती है ऐसी कि आप बिल्कुल गंजे होने वाले हैं और बिल्कुल आपके जो है ना लड़कियों के भी बाल आगे से जो है ना स्कैल्प की जगह से जो है ना बाल कम हो जाता है, तो उसके लिए आपको करना फिर ये पड़ता है कि आपको ट्रांसप्लांट, एक सिचुएशन जो है एक मिल गई है, सोल्यूशन है। ट्रांसप्लांट से बाल आ जाते हैं। ये अब बिल्कुल ऑथेंटिक अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी अब इस तरीके से मैं कहती हूँ कि दुनिया से लोग आते हैं पाकिस्तान में बाल लगवाने के लिए, इतनी अच्छे यहाँ पे ट्रीटमेंट्स हो रही हैं बालों की। मगर एक मसला जो सबसे बड़ा आता है वो ये कि आपने जाना कहाँ है, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो जाली काम है ना वो बहुत है। हर दुकान खुल गई है, ईंट उठाओ तो ट्रांसप्लांट हो रहा है, ईंट उठाओ तो ट्रांसप्लांट हो रहा है। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि जिस डॉक्टर के पास अगर हम जा रहे हैं कोई हेयर ट्रांसप्लांट के लिए तो ये इज़ द राइट डॉक्टर? और प्लस अक्सर सुनने में ये बात आती है कि लोग तुर्की जा रहे होते हैं, आपको पता है टर्की इज़ अ हब अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, इट्स अ हब। बट क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है वहाँ पर, ऐसी क्या प्रोसीजर्स वहाँ पे हो रहे हैं जो यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में नहीं हो रहे? ट्रीटमेंट्स, टेक्नोलॉजीज़ कौन सी ऐसी डिफरेंट हैं जो वहाँ पर हैं और यहाँ पर नहीं हो रही हैं? ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। डॉक्टर अनील रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन मैं इनको कह सकती हूँ, और हमारे पास पहले भी आए थे, बड़ी रहनुमाई की थी। आज हम सारी बातें पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अच्छा, ये जो पहले मिथ इसके बारे में बता दें कि ये सच्चाई है या मिथ है कि पाकिस्तान में वो काम नहीं होता, ज़्यादा काम जो है वो टर्की में होता है, हमारे पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजीज़ चीज़ें अवेलेबल नहीं है, वो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं है? ये मिथ नहीं है, ये झूठ है। अच्छा। अगर आप डिग्री की बात करते हैं अबाउट हेयर रेस्टोरेशन, so there is only one diploma, one degree in the world which is known as Diplomat American Board of Hair Restoration Surgery. There is only just one exam. ठीक। पाकिस्तान में वो तकरीबन 20 के करीब, 13 से 20 के करीब हैं, तुर्की में 6 हैं। अच्छा। So we are way more advanced than Turkey. Really? There is nothing which is known as a Turkish method. कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। फिर और बहुत सारे अल्फाज आप सुनते हैं जैसे सेफायर, FUE, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। सेफायर एक ब्लेड है जिससे आगे के हिस्से में छेद किए जाते हैं। FUE एक तरीका है जिससे पीछे से बाहर नहीं, देयर इज नो गन, देयर इज नो मशीन, जस्ट अ ब्लेड। एक हैंडल पे एक सेफायर का ब्लेड लगता है।
उससे कीजिए, स्टेनलेस स्टील से कीजिए, उसने सुराख बनाने हैं। ठीक है। आई कैन से मे बी सेफायर इज सुपीरियर, स्टेनलेस स्टील इज ऑल राइट एज वेल, लेकिन ये सेफायर FUE का जो जुमला मिलाया जाता है ये लफ्ज़ ही गलत है। अच्छा। इट्स जस्ट लाइक कि आपको डायमंड फेशियल कहा जाता है। अच्छा। What is the difference between a diamond facial and any other facial? There is no difference actually. लेकिन आपको एक नाम दिया जाता है जिसके पीछे आपको चलाया जाता है। Chinese method, there is no term, no authentic term like a Chinese method. लेकिन promote होता है और बड़ी authentic जगहों से promote होता है। So अगर तो आपको सही रहनुमाई चाहिए कि किसके पास जाना है, तो आपने सिंपल डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जन देखना है, पूरे पाकिस्तान में है, वहाँ कहीं से भी जाके करा लीजिए। हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान है, ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, उसकी वेबसाइट के ऊपर देखे जा सकते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जन्स हैं, उसके ऊपर लिस्ट देखी जा सकती है। सो तुर्की का एक नाम है, इट्स हब फॉर नहीं नॉट एट ऑल हमारे बहुत बात तुर्की में हुआ है ट्रांसप्लांट। वी वर वे एडवांस इन देन टर्की। हम तो 30-35 साल से इस फील्ड के अंदर बहुत आगे हैं। तुर्की तो बहुत बाद की बात है। अच्छा। और तुर्की की अहम बात यह है कि तुर्की में बेसिकली टेक्नीशियन को हुकूमत ने इजाज़त दे दी है एज अ डॉक्टर एक्ट करने की, जबकि हमारे मुल्क में शुक्र है खुदा का अब तक इजाज़त तो नहीं है, लेकिन अंडर हैंड तो होता है। हमारे यहाँ तो सब कुछ अंडर हैंड होता है ना। कैसे इजाज़त दे दी? वो तुर्की यूरोप साइड के ऊपर ये इजाज़तें मौजूद हैं। अच्छा। इवन अमेरिका कनाडा के अंदर भी बहुत जगहों पे जो काम डॉक्टर का है वो टेक्नीशियन कर रहे हैं। हमारे क्लिनिक्स के अंदर भी बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे ऑथेंटिक सो कॉल्ड ऑथेंटिक क्लिनिक है, वहाँ वो काम जो डॉक्टर का करना है, जैसे पीछे से बाल निकालने का काम है, ये डॉक्टर का काम है। अच्छा। ये टेक्नीशियन का नहीं है, लेकिन 90% ऑफ द प्लेसेस टेक्नीशियन को डेजिग्नेट कर देता है डॉक्टर के, तुम निकालो। सो दैट वाज इज रॉन्ग। अपनी हिफाजत करनी चाहिए। पेशेंट शुक्र है आके पूछने लगा है कि सर्जरी करेगा कौन। सर्जरी के 3 हिस्से हैं। नंबर 1, सर के पीछे से बाल निकालना, चाहे वो ड्रिल मशीन से निकाला जाए, चाहे वो स्ट्रिप से निकाला जाए, ये डॉक्टर का काम है, उसके रूट समेत। इट्स अ टेक्निकल थिंग। ये टेक्नीशियन जिसकी तालीम बेसिकली कुछ भी नहीं होती, जिसको हम अपने क्लिनिक्स में ट्रेन करते हैं, और वो जब हमारे पास से ब्रेक ऑफ करते हैं तो वो डॉक्टर बन के, अब मेरे ज़िंदगी में जितने टेक्नीशियंस आए उनमें से मैं नाम गिनवा सकता हूँ कौन कौन डॉक्टर के नाम पे काम कर रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, बड़े ऑथेंटिक सेंटर में। अच्छा। खड़े वो होते हैं अपना सेंटर खोल के, डॉक्टर को इनवाइट करते हैं सिर्फ बिठा के चाय पिलाने के लिए, और सर्जरी खुद करते हैं। ऐसे बेशुमार क्लिनिक्स हैं यहाँ पे। तो आपने जब भी किसी के पास जाना है, नंबर 1 इट शुड बी एन MBBS डॉक्टर, ही शुड हैव अ फॉर्मल ट्रेनिंग इन हेयर ट्रांसप्लांट। कैन यू चेक द डिग्री एज वेल? लाइक यस वी हैव टू, दीवार पे लगी होती है वो भी चेक करनी होती है, वो लाजमी है। PMDC नंबर, डिग्री, रजिस्ट्रेशन, हर चीज चेक करनी है। और ये भी पूछना है कि जो आप हमें ट्रीटमेंट देंगे वो आप देंगे या आपका अमला देगा? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कितना हिस्सा आप कर रहे हैं अमला। अब ये बड़ी जेन्युइन ऑथेंटिक चीज़ है कि जो मैं सुराख बना रहा हूँ उसमें बाल मेरा टेक्नीशियन डाल रहा है, ये बड़ी जेन्युइन चीज़ है। ये हमेशा से था, यानी मेरे बनाए हुए सुराख में मेरे टेक्नीशियन ने बाल डाल दिया। अच्छा। ये टेक्नीशियन ने करना था शुरू से, ये टेक्नीशियन ने करना था, लेकिन ये बाल निकालना और सुराख बनाना ये सब मेरे काम है। एज अ डॉक्टर आई हैव, जो भी इंजरी क्रिएट होनी है वो डॉक्टर ने करनी है। तो ये डॉक्टर्स अपनी जान छुड़ाते हैं क्या? करते हैं? व्हाट एल्स? ओके, Yes, that is what टाइम we do. टेकिंग एज It वेल is ना, time सुबह taking. शुरू होता है तो शाम तक भाई काम खत्म वीडियो होता है। बना के लोगों को बताना मेरे पास आके ट्रांसप्लांट करा लो, ये बहुत आसान काम है, रादर देन पर्सनली डूइंग अ सर्जरी योरसेल्फ। आप वीडियो बनाते रहें और 10 से केसेस खड़का दें, पीछे आपके टेक्नीशियंस कर रहे हैं, ठीक है, और आप शो मारे मैंने 10 केसेस कर दिए, ठीक है, और खुद से आप करें तो एक शायद आपसे मुश्किल से हो, मैक्सिमम आप 2 कर सकते हैं अगर आपने खुद से करना हो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट पॉइंट बताया है, क्योंकि देखें ट्रांसप्लांट कराने का तो अब सबको शौक पड़ गया है, और इतनी अच्छी बात है कि पाकिस्तान हमारा वे आगे है टर्की से। ये सिर्फ बातें आप लोगों ने जो है ना सुन रखी हैं, टर्की कुछ भी नहीं है, फिर उसके हिसाब से तो हम पाकिस्तान में वी आर गोइंग सो गुड। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। डॉक्टर अनिल रियाज हमारे साथ मौजूद हैं और हम ट्रांसप्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। तो नाज़रीन, DHI एक नई टेक्निक आई है, उसके बारे में जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब DHI बहुत शोर मच रहा है, हर छोटा इदारा DHI के ऊपर बहुत शोर मचाता है। एक पेन चूहे इम्प्लांटर बेसिकली एक चीज़ होती है जिसके साथ डायरेक्टली सुराख बनता है और डायरेक्टली बाल लगता है। इट्स नॉट द ब्लेड कट। Yes, it's a pen जिसके अंदर ब्लेड होता है और ये डायरेक्टली बाल इम्प्लांट कर देता है। अच्छा, ठीक है। सो अगर ये डॉक्टर करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये टेक्नीशियन के हाथ में पकड़ा दिया जाए तो बात तो वही हो गई कि टेक्नीशियन से सर्जरी करवाई जा रही है।
इफ अ डॉक्टर इज डूइंग इट, इट्स वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल थिंग्स। लेकिन डॉक्टर का मतलब है कि बाल निकालेगा भी पहले वो और फिर लगाएगा भी वो, तो इट गोज़ लॉन्गर। लेकिन जो इस तरह से इसको प्रमोट किया, मतलब किसी भी छोटे से इदारे के अंदर पहले किया जाता है कि जनाब टेक्नीशियंस बैठे बाल निकाल रहे हैं, टेक्नीशियंस ही लोड करके बाल लगा रहे हैं, उसी को वो प्रमोट कर रहे हैं। बट इफ़ यू गो फॉर द रियल चोए इम्प्लांटर, जो इम्प्लांटर टेक्निक है, वो तो महंगा है। वो महंगा है तो इतना सस्ता कैसे फिर ऑफर किया जा रहा है? सो दैट इज़ अगेन अ ट्रिक जो कि बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई भी टर्म इस्तेमाल कर दी जाती है, और हर पेशेंट फ़ोन करके पूछता है कि जी DHI आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बट DHI कर रहे हैं, कर कौन रहा है? अहमियत ये कि कर कौन रहा है। इफ़ द सर्जन हिमसेल्फ इज डूइंग इट और वो इस टेक्नीशियन को डेजिग्नेट कर रहा है, तब तो सुराग सारे टेक्नीशियन ने बनाए ना। डायरेक्शन बाल की, डिस्ट्रीब्यूशन बाल की सब टेक्नीशियन के हाथ में चली गई। सो वेयर इज़ द एक्सपर्टी इन दैट? उसमें एक्सपर्टी का लेवल पे तो कुछ भी नहीं आया ना। सो दैट इज़ ऑल अबाउट जी, जैसे मैंने पहले बताया, चाइनीज़ मेथड, टर्किश मेथड, ऐसे कोई अल्फाज नहीं होते। देयर आर 2 वर्ड्स, FUE हेयर एक्सट्रैक्शन, स्ट्रिप या लीनियर स्कार सर्जरी, हेयर एक्सट्रैक्शन जैसे की जाती है, और इम्प्लांटेशन। ओके अच्छा डॉक्टर अनिल, जैसे अगर किसी का इस तरह का पैच है, सिर्फ जस्ट इन यू नो इधर सेंटर ऑफ द जो फ्रंट पफ जिससे लड़के बनाते हैं, अगर इधर उनके हेयर फॉल हो चुका है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा गंजपन के करीब हो गया है, तो वहाँ पे कितना कोई ग्राफ्टिंग होगी, कितने को लगेंगे बाल? देखिए, अब ये 3 हिस्से हो गए, फ्रंट, मिड और क्राउन। इस क्राउन की अहमियत नहीं होती किसी भी गंजपन के अंदर। फ्रंट की सबसे ज़्यादा अहमियत है, फिर मिड की आती है। तो फ्रंट के ऊपर तकरीबन 2-2.5 हज़ार ग्राफ्ट जाना पड़ता है। 1500 से 2.5 हज़ार तक ये ग्राफ्ट जाता है। ग्राफ्ट किसे कहते हैं? हमारे सर के बाल जो होते हैं ना, ये बेसिकली 2-2, 3-3, 4-4 के पेयर्स में लगे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि एक सुराख से 3 बाल निकल रहे हैं। दे आर क्लोज टुगेदर, एक ही सुराख में 3-3 बाल इकट्ठे होते हैं। इस पूरे को जब निकाला जाता है तो उसे ग्राफ्ट कहते हैं। अच्छा। उसी को उठा के आगे लगा देने को ट्रांसप्लांट कहते हैं। ठीक है, मगर लगाना अपने ही सर का बाल है, किसी और अपने का सर नहीं का लगा बाल सकते। किसी और का नहीं लग सकता। मैचिंग वगैरह इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। गुर्दे के लिए तो की जा सकती है, बाल के लिए कौन करेगा? और 2 साल के लिए इतनी खतरनाक दवाइयां तो इस्तेमाल वो करेगा। बेसिकली जो डोनर हमें मिलता है, वो डोनर हमें यहाँ राइट से, लेफ्ट से और अपने थोड़ा सा सर से, पीछे से, अपने सर से, दाढ़ी से, जिस्म दाढ़ी से से, भी डोनर हो कहीं से सकते भी हैं। निकाला जा अच्छा। सकता है। खवातीन की आप बात टांग कर के रही बाल थी, से भी डोनर? वो यस, खवातीन की जो आप बात कर रही थी पहले, कि वो सिल्क कैप वगैरह सब Yes, कुछ yes. खवातीन के लिए सबसे अहम है कि पूरे जिस्म से लेजर करके बाल रिमूव कर रही होती हैं, और सर के बाल कम होते हैं। सो इट्स अ गुड थिंग कि जिस्म से बाल निकाल के सर पे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ना उधर लेजर कराने की जरूरत है, ना कुछ। जिस्म पे निशानात की जहां तक बात होती है, तो वो इस तरह का पंच होता है कि वो कोई निशान नहीं छोड़ता। सो दैट कैन बी डन एज वेल। वेरी फ्यू पीपल डू दैट। बहुत कम लोग ये करते हैं, लेकिन करना, मतलब एक बाल जो आपने जाया करना है, व्हाई नॉट ट्रांसफर दैट टू द हेड? तो ये 100% रिजल्ट है? 100%। मतलब देखिए, एक बेकार बाल है जिस्म का जो आपने जाया करना है, ठीक है। अगर आप उसे निकाल के सर पे लगा लेते हैं, ठीक है, तो इट विल ग्रो। 90% चांसेस है कि ये ग्रो के बाल करेगा। में इतनी जान होगी? नहीं, कम होती है बाल, लेकिन कुछ तो है ना। ज्यादातर खवातीन के तो बाल हल्के होने की कंप्लेन है। PCOS इज वेरी कॉमन नाउ, जो बाल गिराता है, जो हेयर लाइन वगैरह खराब करता है। अब वो जितने भी ये जो टोटके फैक्टर है ना, ये टोटके फैक्टर एक्चुअली सब गलत है। जितना भी ये आपने जिस तरह जिक्र किया, सिल्क कैप, इट मे फील गुड, ठीक है, बाल को अच्छा रख सकता है। मतलब हम थोड़ा सा एहतियात कर सकते हैं ना। वो ये एहतियात, बात है कि yes. एहतियात में ये कि जैसे सिल्क वगैरह कैप पहन ली, बालों को इतना कस के नहीं बांधा, क्योंकि ब्रेकेज तो आती है, लोग कस के बाल चोटी बांध के सो जाते हैं। देखिए, मैं बड़ा बाल टूट प्लेनली जाता है। बता रहा हूँ, खवातीन के 2 बहुत बड़े बड़े अहम मसले हैं, विटामिन डी, आयरन, थायराइड। ये खवातीन की कहानी मर्दों की कहानी से यकसर मुख्तलिफ है। जिंक की इंटेक नहीं है ना, खवातीन की कहानी में आयरन आएगा, थायराइड होगा, या फिर उनका ये विटामिन डी फैक्टर आएगा, फिर PCOS फैक्टर आएगा, हार्मोनल फैक्टर आएगा। मर्द का तो फैक्टर ही जेनेटिक है। वो पैदा हुआ था तो टाइमर लगा हुआ था कि इस टाइम पे तुमने गंजे हो जाना है। होए होए। मर्द का तो जो गंजा है उसका हो गया। लाइन मर्द का टाइमर लगा हुआ था किस टाइम पे तुमने गंजे हो जाना है। वेरी नाइस। अच्छा, ये होता है? यस, यू बॉर्न विद इट, यू बॉर्न। इट्स अगेन, ये बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मेलिटी है कि यहाँ के बाल के अंदर वो दरवाज़ा नहीं है जिसने हमारे हार्मोन से रिएक्ट करना है। यहाँ के बाल में दरवाज़ा है, और इस दरवाजे ने एक वक्त पे खुलना है। अच्छा, किसी का मर्द का बाल ही पतला है, अगर सपोज जैसे मोटा बाल होता है ना ग्राफ्टिंग के लिए, चीज़ों के लिए, अगर किसी का बाल ही बिल्कुल बारीक पतला, ऐसे आपको पता है रेशे रेशे जैसे रुई की तरह से बाल है, तो फिर क्या वो वाले भी बाल उठा के उनकी भी ग्राफ्टिंग हो सकती है? हम लोगों की नहीं। देयर इज अ स्पेसिफिक कंडीशन व्हिच इज नोन एज डूपा।
इतने कम बाल हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, बाल की क्वालिटी पतली है। क्वालिटी पतली है तो ज्यादा लगाए जाते हैं, जैसे जिसके स्ट्रेट बाल होते हैं वो पतला होता है, वो कम होता है और उसका इफेक्ट भी कम आता है। कर्ली बाल वाले का बाल मोटा होता है और उसकी डेंसिटी कम होती है, लेकिन वो इफेक्ट ज्यादा देता है। तो यस, हर किसी का कुछ ना कुछ तो हो सकता है ना। देखिए, एक आदमी गंजा हो रहा है तो एक वक्त तक वो हर रोज दुआएं करता है, या अल्लाह इस जगह रुक जाए, इस जगह रुक जाए, इस जगह रुक जाए। तो हमने उसमें से किसी भी जगह जाके उसको रोक देना है। अब अगर एक बंदा ट्रांसप्लांट करने आता है और कहता है कि या तो मैंने नॉर्मल होना है या नहीं कराना, ये उसकी बेवकूफ़ी है। कुछ ना कुछ तो आगे बेहतर लग जाएगा ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल फ्रंट ही हो जाए तब भी ठीक है, 3 हिस्से ना, कम से कम फ्रंट तो हो जाएगा, बजाय इसकी कि वो पूरा एक रास्ता लेके चलता रहे। अब जैसे पैचेस वगैरह लगाते हैं लोग, तो कुछ ना कुछ पैचेस तो इधर से कवर ही करते हैं ना सारा, ठीक है। अब पैचेस के नीचे स्किन का गल जाना, पैचेस के नीचे गुस्ल ना हो पाना, ये सब बड़े बड़े मसाइल हैं पैचेस के। अब फिर यहाँ पे रोज टेप लगाना, टेप उतारना, उसमें जो उससे थोड़ा skin- रवा है बालों का वो भी निकल जाता होगा। डर्मेटाइटिस, स्किन की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और फिर देखिए, हम नेल पॉलिश लगा के औरत को तो वजू करने नहीं देते, तो मर्द किस तरह पैच लगा के वजू गुस्ल कर लेता है भाई। अब जैसे किसी की तरफ देखेंगे तो नहीं, मैं कही थी साथ सुनिएगा जरूर। किसी को कही थी साथ सुनिएगा, मैं कौन सा उनको दिखा रही हूँ? राइट, है ना, दिखाऊं तो वो बात गलत है, मगर मैंने कहा आप भी सुन लें। जो जेन्युइन पैच है वो चिपकाया जाएगा, जो अच्छा लगेगा वो चिपकाया जाता है। क्लिप वाला पैच आर्टिफिशियल लगता है। क्लिप वाला पैच जो चिपकाया जाता है, तो जब आप उसको उतारते तो गोंद कुछ ना कुछ तो लगी है ना। अब उसमें गुस्ल कैसे होगा? अब आप 100 दफा कहें कि जी हो गया, तो अल्लाह में इन्हें कौन सी चपेड़ मारनी है? वो तो बस हो गया तो हो गया, करते रहें। लेकिन जब हमारी औरत नेल पॉलिश के साथ वजू करती है तो हम बहुत एतराज़ करते हैं कि जी नेल पॉलिश के साथ वजू नहीं होता। अच्छा, एक जैसे मैं बाहर मुल्क से जाती हूँ तो वहाँ पे आपको पता है यहूदियों में वो चीज़ होती है ना कि वो सर नहीं दिखाती हैं औरतें, तो वो स्कार्फ या इस तरह की चीज़ या फिर विग पहनती है। ज़्यादातर सारी विग पहनती हैं। वो विग इसलिए पहनती हैं कि वो कोई फैशन या बाल का वो नहीं, वो अपना सर अपने उसको छुपाती हैं। उनकी कोई ये पीछे आपको पता है ना लॉजिक है। तो उनके सरों में फिर वो हेयर फॉल नहीं होता जो अपने बालों के ऊपर भी एक पूरी विग लगा के? सर को कवर रखने से हमारा जो वेस्टर्न साइड है वो तो बहुत ज़्यादा कहता है कि आपका बाल गिरता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसका बाल गिरना है उसका हार्मोनल और सिरम के, जैसे मैंने आयरन बताया, ये इनकी वजह से गिरना है। उसका स्कार्फ करने से, सर को कवर करने से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है कि हम कहेंगे जी क्योंकि ये हिजाब करती नहीं, है। स्कार्फ करने से नहीं, जैसे मैं कहती थी कि वो स्कार्फ पहनती है या फिर वो विग पहनती है। विग इज अ टोपी, वो जो खवातीन की विग होती है, इट्स अ टोपी। वो टोपी की तरह की होती है, उसमें कोई चिपकने वाला एलिमेंट नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक अ कैप। नहीं होती है, नहीं, उसमें क्लिप्स होती हैं, वो लगती है। लेकिन एक चीज आपने बड़ी जेन्युइन बोली थी, कस के बांधने वाला बाल। कस के बांधने से जिसे कहते हैं ट्रैक्शन इंजरी होती है, यानी अगर रोज में खींचता रहूंगा तो यहां से मेरा माथा ब्रॉड हो जाएगा। इसको ट्रैक्शन इंजरी कहते हैं। ये खवातीन में बहुत कॉमन है जो कस के बांधती हैं। तो जब बच्चियां मेरे पास आती हैं तो मैं उनको सिर्फ ये कहता हूं कि हिजाब करो, लेकिन उसको ढीला छोड़ के करो, बाल अंदर ढीले छोड़ के बाल करो। कस के जब बांधेंगे तो माथा बड़ा होना शुरू हो जाता है। यू आर सो राइट। देखिए, ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग मोस्टली औरतों में होता है कि बाल कस के जूड़ा बांध लेती हैं और उसके ऊपर फिर बहुत सारी चीज़ें लगाती हैं ताकि वो पीछे से जो है ना जैसे एक वॉल्यूम बन जाए, और फिर उसके ऊपर स्कार्फ लेती हैं, तो उससे भी बाल जो है ना बहुत डैमेज और उसमें ब्रेकेज आ जाती है। स्कार्फ जरूर तो स्कार्फ ले, हाँ, बहुत सी जो लड़कियां हैं मैं देखा वो सिर्फ सादा स्कार्फ लेती हैं और वो बहुत खूबसूरत लगती है, लूज सा, बड़ा प्यारा सा। तो एनीवे, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, जब पीछे से बाल निकालते हैं आप लोग तो उधर पीछे ना लोगों को मोस्टली इन्फेक्शन हो जाता है, दाने निकल आते हैं मोटे मोटे, फिर वो एंटीबायोटिक की क्रीम्स या फिर उसको आप लोग एंटीबायोटिक के कोई शायद मेरे ख्याल से कोर्सेज देते हैं, तो किस सिचुएशन में होता है? क्या वो ख़राब हो जाता है जब पीछे से बाल निकालते हैं? कोई ऐसी इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से मोटे मोटे दाने और चीज़ ख़राब हो जाती है? देखिए, जब बाल निकाला जाता है तो देखना ये ज़रूरी है कि स्टरलाइज चीज़ से निकाला जा रहा है, उसको माहौल कैसा दिया जा रहा है, वो जगह साफ़ सुथरी है जहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो तीसरे चौथे दिन जो दाना बन रहा है वो तो थिएटर इन्फेक्शन है। ओके। इवन 7th डे तक थिएटर इन्फेक्शन आ रहा है। अच्छा, ठीक है, उसके वो आ सकता है। हाँ, 7th डे तक थिएटर इन्फेक्शन आता है, 5th 6th डे तक कि थिएटर साफ नहीं था। जो इमीडिएटली अगले दिन दाना शाना बनेगा वो उसका मतलब है कि पहले से इन्फेक्शन था जिसमें सर्जरी की गई, जो नहीं करनी चाहिए थी। इन्फेक्शन पहले ट्रीट करना चाहिए था। अब लॉन्ग टर्म जो दाने शाने बनते हैं वो ये कि बाल अंदर से छेद कर रहा होता है, अंदर छेद करके जब निकलेगा तो स्किन को थोड़ा बहुत इन्फ्लेम करेगा, उसको
गाहे बगाहे ट्रीट करना होता है। वो ठीक हो जाता है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो अच्छा, जाता आप है। लोग शैम्पू वगैरह यूज़ करने से भी मना कर देते हैं, और स्टार्ट में ही होता है कि जब बाल निकाले जाते हैं और आगे जब ग्राफ्टिंग वगैरह करके सर्जरी करके भेजी जाती है पेशेंट को, तो पेशेंट थोड़ा सा ना 3-4 दिन तक नॉर्मलाइज नहीं रहता, कंफ्यूज रहता है, क्योंकि सोता है तो तकिए के ऊपर उसका हल्का सा ब्लड भी आता है, फिर कंफ्यूज उस जगह पे हो ना जहां उसे हर चीज तफसील से बताई ना जाए। अब मेरा रिटर्न सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हर चीज रिटर्न दी जाती है पेशेंट को कि ऐसे ऐसे होगा। मेरा अपना पर्सनल नंबर पेशेंट के पास होता है कि रात 3 बजे उसे मसला पड़े तो मुझे सीधी कॉल करे, बट दैट इज ओनली फॉर माय ऑपरेटेड पेशेंट्स। ये नहीं है कि प्री ऑप मैं पेशेंट को जरा लूच पुच करता रहूंगा कि आ जाओ मुझसे ऑपरेशन करा लो। ऑपरेटेड पेशेंट को पूरा हक है मुझे किसी वक्त भी डिस्टर्ब करे, उसको मैंने अकेला नहीं छोड़ना, तो उसको हर स्टेप पे गाइड करते हैं कि क्या करना है। एक एक इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है, एक एक बात बताई जानी होती है, तो फिर वो पेशेंट कंफ्यूज नहीं होगा। और ये जो कहते हैं सिगरेट छोड़नी पड़ेगी जो लोगों ने ट्रांसप्लांट कराना है, इसमें क्या सच्चाई है? सिगरेट, निकोटीन, टार, ये सब चीजें नए न्यू ग्राफ्ट यानी कि जो कॉफी नया भी ग्राफ्ट है कैफीन? उसको डिस्टर्ब करती है। Also coffee? कैफीन वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है, वेसल को छोटा कर, तो कैफीन वगैरह तो सिर्फ एक दिन का परहेज है जिस दिन सर्जरी हो रही है। सिगरेट का परहेज तकरीबन 1 वीक से लेके 6 हफ्तों तक चलता है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसके बाद आप सिगरेट पियेंगे तो आपके बाल गिर जाएंगे। अच्छा, सिर्फ उस प्रोसेस के दौरान, क्योंकि नया ग्राफ्ट है ना, अंदर हीलिंग हो रही है, तो हीलिंग में टार डैमेज करता है सबसे ज्यादा, निकोटीन उसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है, खराबी करती है, तो ये एक जेन्युइन चीज है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनील, आपने हमें बिल्कुल पिंची सारे जो सवाल हैं उसका जवाब दिया। आई होप जिन लोगों ने अगर ट्रांसप्लांट कराना है दे नो व्हाट टू डू, क्योंकि हमने आज जिनसे ये सारे सवाल पूछे हैं, इज नंबर 1 डॉक्टर। टेक अ ब्रेक। ओके, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, ज़बरदस्त सेगमेंट है और ये सेगमेंट नॉट टू मिस वाला सेगमेंट है, क्योंकि देखें आज हम बात करेंगे जो जॉइंट पेन होती है उसके ऊपर बात करेंगे। मगर जॉइंट पेन के लिए देखें ना, हम क्या करते हैं कि जब दर्द होती है तो सबसे पहले हम खाते हैं मेडिसिन्स, और वो होती हैं दर्दों की दवाइयाँ। दर्दों की दवाइयाँ जो है ना आपके गुर्दे बिल्कुल फेल कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं। ये बात हम सुनते आ रहे हैं और इसमें सच्चाई भी है। मैंने क्योंकि अपनी भी जान पहचान में इर्द गिर्द में लोगों को देखा है, जो लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर की मेडिसिन खाते हैं उनके गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं, और दूसरा और भी आर्गन्स जो है ना उनके ख़राब होते हैं। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, चाहे आप एंटीबायोटिक की बात कर लें या पेन किलर्स की बात कर लें। हम यहाँ पे जो शो लेकर आते हैं, क्योंकि हमारा ये हेल्थ बेस्ड शो है और मैं सेगमेंट्स भी करती हूँ, तो जिसमें मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊँ जो आपको ऐसी दवा दें जिससे कोई नुकसान ना हो, कोई ऐसा नुस्खा आपको बताएं जिससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है, मैं वो जो किया 5 नुस्खे ना उनके ऊपर अमल नहीं करती, ना ही मैं आपको कहती हूँ कि उनके ऊपर, उन टोटकों के ऊपर अमल किया करें, मगर यस, कोई ऐसे इंसान जिनके पास इल्म है जो आपको अपने इल्म की रोशनी में सही दवाई तजवीज़ करें, क्योंकि हिकमत में बहुत सी चीज़ों का इलाज है, आपको भी पता है, बल्कि बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज जो हैं वो हिकमत में पाए जाते हैं। जहाँ पर बिल्कुल डॉक्टरी फेल हो जाती है वहाँ हिकमत जो है वो काम कर जाती है। तो आज हमारे पास हकीम फरहान साहब मौजूद हैं और वो आज हमें बताएंगे जॉइंट पेन के हवालों से कि अगर कोई हम उसके पर दवाई लगाते हैं तो वो क्या करें, और उसके अलावा अगर हम कोई दवा खाते हैं तो वो क्या खा सकते हैं जिससे हमारे जॉइंट्स मजबूत रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं फरहान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको मैं अभी क्योंकि ब्रेक में मैं नाराज़ हो रही थी, मैं कही थी कि आप आते उस जगह से हैं जहाँ पर आप मेरे लिए आते वक्त नाए जो पाए होते हैं, नलियाँ होती हैं, ऐसा कोई नाश्ता ला सकते हो। आपको पता है मैं शौकीन हूँ, मैं सब कुछ खाती पीती हूँ। तो अब जो इंसान इस तरह की चीज़ें खाता है, ठीक है, और आपको पता है ये शौक़ भी है हमारा, अल्लाह ताला की नेमतें, दिल करता है खाए। मैं तो ये नलियाँ, हड्डियाँ, इसकी यखनियाँ निकाल के भी पीती हूँ। अल्लाह ना करे किसी को कोई जोड़ों का मसला हो जाए, किसी को कोई ऐसे इश्यूज़ हो जाए, तो क्या उसके लिए कारआमद है या फिर बिल्कुल छोड़ दें इनको? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये जो आपने बात कही, ये चीज़ें बड़ी बेहतरीन हैं हड्डियों के लिए। अगर हड्डियों में से आपकी मिक कम हो गई है, हड्डी टूट गई है, उसके लिए भी बड़ी बेहतरीन है। अगर जॉइंट खाली हो गए हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं ग्रीस ख़त्म हो गई है, मिक ख़त्म हो गई है, उसके अंदर लुब्रिकेशन कम हो गई है, फ्लूइड कम हो गया है, तो फिर उसके लिए ये जो आप जैसे आप कह रही हैं हड्डियों की वो यखनी बना के या पाए वगैरह खाना, ये नहायत मुफीद है। लेकिन अगर पाए खा के आप लेटे रहें तो ये वबाल जान भी है। क्यों?
कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ जाएगा, फिर आपका HbA1c भी आहिस्ता आहिस्ता शुगर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, लीवर फैटी हो जाएगा। तो इससे नुकसान क्या होगा, फिर फैट ज़्यादा जमा होने की वजह से खून की जो शरियानें हैं, वेनें, वो तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये खाएं, बहुत अच्छी ग़िज़ा है। आपकी तो वर्किंग काफ़ी है, इसलिए आप उसको ना डाइजेस्ट कर लेती हैं। लेकिन जिम भी जाती हूँ। हाँ जी, बहुत सारे लोग बड़े मज़े से नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके लेट जाते हैं या कुर्सी पे बैठ के काम किया, और वो फिर क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं होता। अगर तो आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, तो फिर ये चीज़ें खाएं। या आप ज़िम्मेदार तबका है या फिज़िकल एक्टिविटी जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल या क्रिकेट, आप कुछ ना कुछ फिजिकली एक्टिविटी है। मजदूर तबका तो खा सकता है, क्योंकि वो तो काम कर रहा है, ईंटें उठा रहा है, धूप में काम कर रहा है, रेडी लगा रहा है कोई। बिल्कुल ऐसा। मजदूर तबका बीमार क्यों नहीं जल्दी होता? उसकी बुनियादी वजह उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है। वो अब उसने जो खाना वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। और ज़्यादा लोग किससे मरते हैं? जो इस आयत के ऊपर पूरा नहीं उतरे, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन हद से तजावुज़ ना करो। अब ज़्यादा लोग बीमारियों का शिकार क्यों है? ज़्यादा खाने की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से। ज़्यादा खाने की वजह से इंसान बीमार होता है। जैसे नबी वसल्लम ने फरमाया कि ज़्यादा खाना इंसान को कुंद ज़ेन करता है, ज़ेन को कमज़ोर करता है। आप देखें ना, जैसे रमज़ान का महीना आता है तो उसमें भी हम ज़्यादा खा के बाद में हमसे चला ही नहीं जाता, यानी कि सजदे पे नहीं जाया जाता रमज़ान में उसकी वजह खाना जो है ना, खाना ज़्यादा खा के उसको डाइजेस्ट कर लें तो फिर तो कोई बात नहीं, तो फिर खाना एक लिमिटेड खाना चाहिए। हाँ, और जिन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही तो पहले हजम कर लें, हम ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। वेलकम बैक। हकीम फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम जोड़ों के दर्द के बारे में इनसे बात कर रहे हैं और आपको सही ऑथेंटिक दवाइयाँ, चीज़ें, सब कुछ आज बताएंगे। अच्छा, ये जो घुटनों में दर्द होता है मोस्टली लोगों को, और उसके हिसाब से फिर या तो कोई ना कोई कलौंजी का तेल बैठ के माएँ मलवारी होती हैं या फिर जैतून का तेल मलवारी होती हैं, उससे आराम मिलती है या बस? ये जितने भी ऐसे ऑयल हैं जिनके अंदर हरारत है, खुसूसन जैतून का तेल, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अगर आप अक का पौधा, ये अक्सर आम प्लाटों में लगा होता है, वो उसका पत्ता लेके तो उसके बाद उसको आप धो लें अच्छी तरह, फिर तिलों का तेल या जैतून का तेल उसकी हल्की से मसाज करके ऊपर बांध लें, ऊपर पट्टी कर दें, तो बेहतरीन किस्म का वो इसका इलाज है। घुटनों में फौरी तौर पे दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन असल में घुटनों का दर्द होता क्यों है, इसका सबब क्या है? हाँ। सबसे पहले तो हमें पता चल जाएगा तो फिर हम इसका शिकार नहीं होंगे। एक बात हमें ये पता है कि सिर्फ कि अगर वज़न ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है टांगे अफोर्ड नहीं कर सकती इतना ऊपर वेट, तो वो घुटनों में उनको भी दर्द शुरू हो जाता है। ये इसमें मैं अक्सर कहता होता हूँ कि अल्लाह ताला के एक निज़ाम है। अल्लाह ने हमें पैदा किया, अब हमारी कैपेसिटी है 50 किलो वज़न उठाने की। हम 100 किलो उठाएंगे तो हम बड़ी मुश्किल से चल पाएंगे, गिरेंगे या चल ही नहीं पाएंगे। इसी तरह हम जुल्म करते हैं अपने साथ कि हमारे अल्लाह ताला ने जो हमें कैपेसिटी दी है 50-60 किलो की, हमारा जब वेट बढ़ के 100-120 पे चला जाता है या 80-90 पे चला जाता है, तो उससे क्या होता है, फिर जॉइंट वीक हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर पावर इतनी नहीं है जितना आपने उनके ऊपर वजन डाल दिया है। उसमें मैं अक्सर कहता हूँ पहले अपना वेट कम करें, उसके बाद घुटनों का इलाज करवाएं। घुटने वैसे ठीक हो जाएंगे, नहीं तो फिर इलाज करवाएं। लेकिन इन सब में सबब सबसे बड़ा ये है कि घुटनों में जब भी इनमें फ्लूइड कम होता है, ग्रीस कम होती है, तो पीछे क्या होता है, ड्राइनेस, खुश्की क्या करती है, कॉन्स्टिपेशन पैदा करती है। अब कॉन्स्टिपेशन जो है जब रहना शुरू है, आप जब रहना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि आपके अंदर आगे जाकर ड्राइनेस आएगी। ओके, अच्छा, ये हम कंप्लीट इसके ऊपर नुस्खा भी लेंगे मगर एक न्यूज़ की ब्रेक है, विल बी राइट बैक। ओके, वेलकम बैक। जोड़ों के दर्द के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। जिन्होंने पूछना है अगर फरहान साहब से कोई सवाल, कोई ऐसी दवाई, तो आप पूछ सकते हैं। मुझे सबसे पहले तो बता दें, जोड़ों के दर्द के लिए कोई ऐसी तेल, कोई ऐसी मसाज जो आप बता सकें, रेकमेंड घर में लगा सकें। अच्छा, उसमें एक तो पहले घरों में ना लुपरी बनाई जाती थी और उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी, अक्सर औकात जब चोट लगी तो फौरी तौर पे वो लुपरी बना के लगा दी गई जोड़ों के ऊपर, तो फौरी तौर पे दर्द जो है वो खत्म हो पेस्ट को कहते हैं। हाँ जी, वो जो है ना, इसमें ना 2-3 चीज़ें बड़ी सादा सी होती हैं। एक तो अंडा, इसके जो वाइट है ना उस पानी को ले लेना है, और उसके बाद इसमें बड़ी मशहूर चीज़ है, ये 2-3 चीज़ें, ये है जी, ये 4 चीज़ें इसमें शामिल होती हैं।
अजवाइन थोड़ी सी ले लें, ठीक है। उसके बाद इसमें सूंड ले लें थोड़ी सी, दोनों चीज़ें, सूंड, ठीक है। सूंड के बाद इसमें ये है लोटा सज्जी, इसका नाम है लोटा सज्जी, ठीक है। लोटा सज्जी, हाँ जी। उसके बाद ये मैदा सक, अच्छा, ये 4 चीज़ें लेके इसको थोड़ा सा कूट लें, दरदर सा कर लें। उसके बाद इसमें इसको डाल के ना, तो ये आपकी ना एक ज़बरदस्त पेस्ट सी तैयार हो गई। अंडे की सिर्फ सफेदी हाँ से जी। यूज करनी है हमने, ताकि उसमें बाउंडिंग हाँ आ जी, सके। तो ताकि- अगर स्मेल तो नहीं होगी कुछ? नहीं, कोई स्मेल नहीं होती। वो उसे बांधने के बाद ऊपर कोई रुई रख के ना उसको ऊपर कपड़ा बांध दें, हाँ। या कोई आप पट्टी कर दें। यकीन करें इतना जादुई पेस्ट है ये कि फौरी तौर पे रिलीफ मिल जाता है। मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं जो हमसे तो खड़ा ही नहीं हो जाता, एक ही घुटने में दर्द है और बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है। तो आप ये सिर्फ पेस्ट बना के लगा के, तो ये आप ना 1 दिन लगाएं, 2 दिन लगाएं, तीसरे दिन बिल्कुल ठीक, और पहले दिन इतना फ़र्क आता है कि सुबह आप चलने के काबिल हो जाते हैं। वाह, ये तो जादुई नुस्खा हो गया, ठीक है। बेहतरीन चीज़। और मसाज के लिए कोई तेल? मसाज के लिए बड़ा बेहतरीन ऑयल है। उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लेंगे रतन जोत। ये आम 50 स्टोर से मिल जाती है और सस्ती सी होती है, ठीक है। ये अक्सर हम देखते हैं कलर जो है ना, ऑयल जितने भी दर्द वाले होते हैं वो हल्का सा कलर होता है रेडिश, ठीक है, उसमें ये इस्तेमाल होती है। और इसके साथ फिर हम क्या करेंगे, ये रोगने जैतून लेंगे, मछली का तेल लेंगे, मछली का तेल, अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? मछली का तेल, कार्डिक ऑयल भी कहते हैं। ओके, फिश ऑयल, फिश ऑयल भी कहते हैं। ये दोनों ले लें 50-50 ग्राम। उसके बाद तिलों का तेल ले लें 50 ग्राम, ठीक है। ये 3 चीज़ें, और रोगने बादाम भी ले लें 50 ग्राम। ये 4 ऑयल लेके ना, इसमें आपने क्या करना है, इसको जला लेना थोड़ा सा, यानी कि इसमें से आप थोड़ा सा तकरीबन को 20 ग्राम, अगर ये 50-50 ग्राम है तो 20 ग्राम ये जला लें। अब आपका ऑयल तैयार हो गया। इसमें तारपीन ऑयल, हाँ जी, तारपीन ऑयल 25 ग्राम डाल के इसको रख लें, छान के पुन के रख लें। इतना ज़बरदस्त है कि आपको मोहरों का मसला है, आपके जॉइंट पेन है, आपके पट्ठों में खिंचाव है, आपके सर्वाइकल पेन है, ओवरऑल जहाँ पे भी आपके दर्द है, इसे हल्का सा मसाज करना है, मालिश नहीं करनी ज़ोर से। जब भी आपके पेन हो हल्का सा मसाज करें, और थोड़ी देर तक मसाज करते रहें ताकि हरारत अच्छी तरह पहुंच जाए और जज़ब हो जाए तेल। उसके बाद पट्टी भी अक्सर लोग करती हैं तो बड़े ज़ोर से करती हैं। पट्टी जब करनी है ऊपर रुई रख के बिल्कुल नॉर्मल हाथ के साथ वो पट्टी कर लें। ब्लड सर्कुलेशन को रोकना नहीं है, उसको कसना नहीं है। अक्सर क्या करते हैं वो कस लेते हैं, उससे फिर स्वेलिंग आ जाती है। वो अक्सर का देखा है कि आपने पट्टी करवाई तो पाँव सूज जाता है, उसकी बुनियादी वजह खून की सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे आपने हल्का सा इसको पट्टी को कर लेना, उससे भी फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाता है जोड़ों के दर्द के हवाले से। ठीक है। इसके बाद ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि अब पेशेंट आता है अक्सर कहा जी डॉक्टर ने कहा जी घुटने चेंज करवा दें। अब घुटने चेंज करवाना हल नहीं है। जो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल चीज़ पैदा कर दी है उसका मुकाबला हम ये मसनूई चीज़ों से नहीं कर सकते। तो उसमें बड़ा बेहतरीन इलाज आपको बताता हूँ, और आज से नहीं, ये सदियों से नुस्खा चलता आ रहा है, ठीक है। अक्सर औकात लोग बताते नहीं है। मतलब ये आप तब की बात बता रहे हैं कि अगर रेकमेंड कर दिया किसी डॉक्टर ने कि घुटना बदला ज़रूरी है, तो अब उसको अगर रिप्लेस ना करें तो ये सिचुएशन हो जाएगी, तब भी लगा सकते हैं? तब भी मैं कहता हूँ कि ये आप जो मैं बता रहा हूँ ना इलाज, ये इलाज शुरू कर लें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 2-3 माह के बाद आपका घुटना बिल्कुल ठीक होगा, आपको चेंज नहीं करवाना पड़ेगा। फौरन बताएं, बेहतरीन चीज़ है जी। अगर जिसने अपना घुटना बदली नहीं कराना उसके लिए फरहान साहब बता रहे हैं नुस्खा, प्लीज नोट कर लें। इसमें ये देखें, ये जिस तरह घुटना होता है ना उसी तरह ही बना हुआ है, इसकी शेप चेक करें। हाँ, घुटने जैसी है। और ये सुरंजा शीरी है, ये ले लें 50 ग्राम। सुरंजा शीरी, एक बार देख लूं मैं किस, देख लें। एक सुरंजा तलक होती है, एक सुरंजा शीरी होती है। अच्छा, ये शीरी वाली ले लें 50 ग्राम, ठीक है। ओके, वाकई बिल्कुल जैसे एक घुटना होता है, जस्ट लाइक दैट, ये सी। उसके बाद इसके साथ आप मिला लें सूंड। आम अक्सर मिल जाती है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, आम घर में पड़ी होती है, यही अदरक की सूखी, और यही सूंड भी कह सकते हैं, सूंड भी कह सकते हैं, खुशक अदरक भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इसके नाम है। क्योंकि मैं आजकल इसका एक कावा पी रही हूँ, मुझे इसलिए मैं ये कह रही थी कि सेम शक्ल है इनकी। उसके बाद बेसिकली सूंठ, अदरक खुश्क, जो खुश्क है वो ही है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल। ओके। उसके बाद ये फिलफिल स्याह, काली मिर्च। काली मिर्च, अच्छा। इसको भी, ये तीनों चीजें होगी 50-50 ग्राम। चौथी चीज है अश्वगंधा, ये भी कितनी करनी है, 50 ग्राम। अच्छा, ठीक है। अब ये भी 50 ग्राम, 4 चीजें 50-50 ग्राम लेके इसका फाइन पाउडर करके 1000 mg का कैप्सूल भर लें,
सुबह शाम एक कैप्सूल नीम गर्म दूध के साथ, और दूध में अगर थोड़ी सी हल्दी मिला ली जाए तो बड़ा बेहतरीन रिजल्ट हो जाता है। ये इस्तेमाल करें, रिजल्ट पहले दिन मिलेगा। हल्दी का मुझे थोड़ा सा क्लियर करते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो किचन वाली हल्दी को जब इस्तेमाल करते हैं तो उनको तो सीने में जलन होती है और उनको बदहजमी भी होती है, डाइजेस्टिव उनका थोड़ा सा सिस्टम ख़राब रहता है फिर। तो ये अगर किचन वाली हल्दी ही इस्तेमाल कर ली जाए तो? मैं बताता हूँ, हल्दी जो है किचन वाली ही इस्तेमाल करनी है, लेकिन किचन वाली हल्दी हम अक्सर कहते हैं कि आप ताज़ी लेके उसके काट के उबाल के खुशक करके, पैकेट वाली नहीं, जो आप बाजार से लेती हैं अक्सर औकात उसमें मिलावट होती है, उससे तो कोशिश करें जो मिलावट वाली वो जलन करेगी। अच्छा। कैसी बात है, हल्दी जलन का इलाज है, क्योंकि जलन होती है इन्फेक्शन से, ड्राइनेस से, खुश्की से। हल्दी क्या करती है, जख्मों के ऊपर मरहम पट्टी का काम करती है, मरहम का। तो हल्दी से तो जलन खत्म होगी, जलन पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर ओरिजिनल हल्दी है तो ये बेहतरीन इलाज है। ये केमिकल वाली, बाजारों वाली, पैकेटों वाली हल्दी को इस्तेमाल ना करें, उससे होती है एसिडिटी, उससे मसले आते हैं। इसमें बाज़-औक़ात एक जो है ना, जैसे आपने बताया अदरक का कहवा, अगर आपके जॉइंट पेन है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, आप सुबह उठे हैं, आपने रात कोई बीफ खा लिया या बिरयानी खा ली स्पाइसी, तो सुबह उठे हैं आपके हैंड जो ये मुठ्ठियाँ बंद नहीं हो रही, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो उसमें फिर हम कहते हैं सौंफ, अदरक और सब्ज़ इलायची का कहवा पी लिया जाए। मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट भी ज़्यादा है, इससे पहले ये हाथ आपके बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद पुदीना, अजवाइन और सौंफ, इसका कहवा भी जोड़ों के दर्द का बेहतरीन इलाज है। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कहवा हो, सर्दियों का मौसम है, जोड़ों में दर्द भी ना हो, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये भी ना हो, तो फिर आप काली मिर्च ले लें थोड़ी सी, अदरक ले लें, थोड़ा सा अदरक ले लें, काली मिर्च और अदरक ये दोनों का कहवा बनाएं, इसमें शहद मिला के तो ये इस्तेमाल करें, बेहतरीन इलाज है कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड का, जोड़ों के दर्द का, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, तीनों चीज़ों का बेहतरीन इलाज है। अगर इसमें थोड़ी सी सौंफ ऐड कर लें तो और ज़बरदस्त इलाज हो जाएगा। ये कास्टे रिया हो जाएगा और स्टमक के लिए भी बेहतरीन हो जाएगा। और ये जर्नल कहवा है, कोई भी पी सकता है, ठीक है, इससे ब्लड प्रेशर हाई भी नहीं होगा। क्या बात है। अच्छा, कि वैसे हमारा टॉपिक नहीं है, मगर मैं बता दूं, ये सूंड वैसे मैं घर लेके जाऊंगी, मेरी ख़त्म भी हो गई है। ये सूंड वाला कहवा आजकल मैं पी भी रही हूँ। मैं आपके सामने भी इसकी थोड़ी सी तशरीह कर देती हूँ। ये सूंड थोड़ा सा, उसमें हल्की सी वो ताज़ा जो आपकी हल्दी है वो, फिर 2-3 लौंगे, 1 कप का हिसाब है, 2-3 लौंगे, और उसके साथ उसमें पिंच ऑफ ये जो मैं हल्दी बता चुकी, ये, और बादाम को रात को भिगो के तो उसी का पानी और उसको छील के, तो उसको जब 1 कप रह जाए, 2 कप का 1 कप, तो वो मैं आजकल पी रही हूँ, क्योंकि मैं मोटी हुई हूँ तो मुझे ना उसका बड़ा असर हो रहा है। अभी 6-7 दिन मुझे पीते पीते हुआ है, तो काफ़ी पता है ये एनर्जी बूस्टर है। अच्छा, ये पीने से जोड़ों की दर्द ही नहीं, आप एक्टिव हो जाती हैं। आपके पट्टों में अगर खिंचाव रहता है, आपके जिस्म में दर्द रहता है, सुस्ती काहली रहती है, खून की सर्कुलेशन को बेहतर करता है। तो ये जो आप पी रही हैं ये बेहतरीन चीज़। और बादाम क्या काम करेगा, क्योंकि बादाम इसका अर्क है, तो मैं थोड़ी सी ये डेफिनेशन भी देना चाहती हूँ कि ये क्या एग्जैक्टली। अच्छा, बादाम जो है ना, अल्लाह ने उसमें जो ऑयल रखा है ना, आपकी बॉडी के लिए, आपका दिमाग जो है ना, ये नर्वस सिस्टम, अगर इसमें रतूबत ना हो तो इंसान तो किसी काम का नहीं है। जब भी देखें इंसान के अंदर खुश्की आती है और बच्चे पढ़ रहे होते हैं, पहले देखिए बच्चे जो हाफिज होते थे, हिफज करते थे, उन्हें माँ बाप क्या करते थे, हम भी छोटे होते थे, हमारी वालदा रात को भिगो देती थी 3 जो है, तो वो गुलियां वो छील के बादाम की गिरी और उसको ना सुबह 2-3 पीस खा लिए। तो क्या करते थे, दिमाग को तेज करते थे, बालों के लिए। तो ये और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है बालों के लिए, आंखों के लिए, नजर के लिए। ये जो बाल है ना मेरे, ये देख लें इधर, ये इसीलिए भी शायद अच्छे हो रहे हैं। अब मैं इसको मजीद इस्तेमाल करूंगी। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हम लोग जोड़ों के दर्द का इलाज पूछ रहे हैं हकीम फरहान साहब से। ये एलोवेरा किस लिए यहाँ पे है? ये एलोवेरा जोड़ों के दर्द का बेहतरीन इलाज है। अगर इसमें से हम इसको थोड़ा सा छील लें, बीच में से जो इसका निकलता है गुद्दा सा, इसे ले लें और सूजी, 1 किलो सूजी ले लें, सूजी, और आधा किलो ये ले लें। इसका गुड़ के अंदर हम गुड़ डाल के, तो गुड़ के अंदर इसका अगर सूजी का हलवा बनाया जाए, इतना कमाल का है। ऐसे पेशेंट जिनके जॉइंट में पेन है, जोड़ों में दर्द रहती है, अगर ये हलवा बना के खाएं, एक तो सूजी का हलवा जब बनाएंगे, तो वैसे तो सूजी का हलवा मशहूर है ना कि उलमा ही खाते हैं, लेकिन दर्दों का बेहतरीन इलाज है। ये सूजी का हलवा बना के अगर सुबह शाम खाया जाए 2-4 दिन, 1 किलो हलवा खा लेना बना के, तो मेरा ख्याल है कि उससे इंशाल्लाह जोड़ों की दर्दें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने चाय नहीं पीनी, कॉफ़ी नहीं पीनी, क्योंकि
खुश्की पैदा होती है ड्राईनेस, ड्राई चीज़ें खाने से। अच्छा। तो जब ऐसी चीज़ें खाएंगे तो खुश्की तो फिर बढ़ेगी। ये हलवा खाएं, कमाल का है, इसमें एलोवेरा और सूजी और गुड़, 3 चीज़ें हैं सिर्फ। मुकम्मल कितना सादा सा नुस्खा है, और घर में सूजी भी मैं कहती हूँ A to Z सब कुछ मिल जाता है सूजी खाने वाले में। बेहतरीन चीज़ है। और ये एलोवेरा भी आपको देखें घर परचेज नहीं करनी पड़ेगी, अक्सर घरों में लगी होती है, ये तो किसी को भी कहने मिल जाती है। हकीम साहब, जैसे कुछ लोगों को बहुत दिल करता है रोज सुबह नाश्ते में कोई सूजी खा ले, ये कर ले, यू नो, अच्छी भी चीज़ है, मगर उसमें थोड़ा सा मोटापा भी होता है, तो ये इसके बिल्कुल बारे ऐसा। में बता दें कि अगर कैसे खा सकते हैं? हाँ, डेली इस्तेमाल ना किया जाए कोई भी चीज़ है, कसर आप कभी कभी बना के खाएं, उसके अंदर बादाम की गिरी और मेवा डालें और देसी घी में बना के खाएं। अच्छा। खा ली है, फिर आप वर्किंग करें, डाइजेस्ट करें, फिर मोटापा नहीं पैदा ये करें। जो आप वर्किंग कह रहे हैं ना, आज आपने कोई एक्सरसाइज भी बतानी है मुझे, ठीक है, जोड़ों के दर्द के हिसाब से खास तौर पे मुझे आज ये पता करना है कि जो हिकमत है, जब वो ये कह रहे होते हैं ना हिलो जुलो बरकत है, वर्किंग करो, ये करो, तो उसमें ये भी आपने आज बताना है हमें कि कोई एक्सरसाइज आप लोग भी बताते हैं? अच्छा, एक्सरसाइज बिल्कुल हम बताते हैं। अगर आप एक्सरसाइज के देखें ना तो एक्सरसाइज मुख्तलिफ है। हाँ। ये आप बैठे हैं ना ऐसे, ये देखें, ये पाँव आप ये घुटने की ना, ये देखें, हाँ, उस तरफ थोड़ा करके दिखाइएगा इसमें जी, कैमरे ये को क्लोज देखें, करें। ये देखें, ये आप घुटने हैं, हाँ। ये आप ऐसे घुटने, पहले ऐसे एक साइड को, फिर उसके बाद ये अब घुटनों की है, फिर पाँव की आप करेंगे। एक मिनट मैं भी करूंगी, साथ चलें करें। हाँ, ये सिर्फ ये। घुटने, ये ओके, पहले आपने राइट साइड पे, ओके। फिर आपने ऐसे लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ओके। दोनों साइडों पे करें। फिर उसके बाद आप पाँव, अगर आप पाँव करना चाहते हैं बेहतरीन है, ये देखें, ओके। पहले आप राइट साइड को ऐसे करते रहें, फिर लेफ्ट साइड को ऐसे करते रहें। ये पाँव की बेहतरीन एक्सरसाइज। ऐसे हाँ। पेशेंट जो कहते हैं हमारे पाँव सुन्न होते हैं, ठीक है, हमें पाँव में जलन भी बड़ी रहती है, खून की सर्कुलेशन स्लो होने के लिए पाँव वाली एक्सरसाइज बड़ी अच्छी है। उसके बाद हाथों की आप आए तो हाथों की, तो ये आप ओवरऑल ये इस जॉइंट की फ्रोजन शोल्डर, ऐसे अफराद जिनको हो गया तो ये एक्सरसाइज बेहतरीन है। ये एक्सरसाइज फ्रोजन, इसी तरह फिर से वापस घुमाएं। ठीक है। अगर आप ये एक्सरसाइज, इसमें एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, कमर की दर्द के लिए, लंबर की दर्द के लिए। अगर क्या? आप रुकू करते हैं, अक्सर लोग रुकू करते हैं तो ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे हाँ। नहीं, जो सही तरीका है वो ऐसे है। आप जब बिल्कुल कमर ऐसे सीधी करते हैं, ये देखिए यहाँ पे खिंचाव पैदा होगा। हाँ, होता है अब इस ये जगह पे ना, हाँ जी, टांगों को पीछे की तरफ प्रेशर। हाँ जी, पीछे की तरफ जब प्रेशर पीछे की तरफ करेंगे ना, ये देखें, ये फिर रुकू भी सही हो गया, आपके जॉइंट भी बिल्कुल फिट रहेंगे, ये आपके मसल्स भी ठीक रहेंगे, कमर का दर्द आपको नहीं होगा कभी भी। अच्छा, और कितनी आराम आती है एकदम से वाकई, जब फौरी तौर नमाज पे करो relief तो। है। हाँ, अगर आप सजदा भी सही करें, रुकू भी सही करें, तो मैं समझता हूँ आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। सही है। अगर आप अच्छे तरीके से करें तो ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो इससे आपके जॉइंट बेहतरीन रहेंगे। वैसे ही देखें, जो गाड़ी खड़ी रहे, आप नई गाड़ी ले लें, उसे आप चलाएं ना, खड़ी रहे, तो खड़ी खड़ी उसे जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगी। इसी तरह जो लोग खाना खाया बैठे रहे, वर्किंग है ही नहीं, उनके जॉइंट जो है वो फिर सख्त हो जाते हैं, क्योंकि वो वर्किंग तो करते ही नहीं। तो वो इसी तरह जैसे जंग लग गया, जम गए हैं। अगर आप सुबह नमाज पढ़ के तो आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, इसमें अज़कार भी कर सकते हैं, अज़कार करते रहें, साथ साथ आप एक्सरसाइज कर लें। अब एक्सरसाइज में ऐसे अफराद जो कह रहे हैं हमें वेट भी कम करना है, तबीयत भी बिल्कुल फ्रेश रहे, तो उसके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त एक एक्सरसाइज है। लेकिन एक्सरसाइज सारी करने से क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। जब पूरी बॉडी रिलैक्स होती है, खून की सर्कुलेशन तेज हो जाती है। हम क्या करते हैं, हम दवाइयाँ खाती हैं खून की सर्कुलेशन को तेज करने के लिए, पेन किलर, वो सुन करती हैं, जिससे फिर किडनी खराब होती है, आपका दिल कमजोर होता है, दिल के अटैक की तरफ तबीयत चली जाती है। उसमें हमें चाहिए कि उसकी जगह पे, क्योंकि पेन किलर का जैसे ही असर खत्म होता है, बंदे की तबीयत डाउन हो जाती है। वो कौन सी एक्सरसाइज है? अच्छा, इसमें ना अगर आप अपने आप को, ये देखिए, ये एक्सरसाइज बेहतरीन है। ये देखिए यहाँ पे ना ऐसे अगर आप करते हैं तो इसके लिए, ये पेट के लिए, ये ऐसे करने के बाद फिर आप 10 दफा करने के बाद ये ऐसे कर लें इसको। ओके, ये थोड़ा सा ये वाला राइट एंड लेफ्ट। ओके, हाँ जी। और इसके बाद हार्ड, बहुत सारे लोग, ये मेरे वालिद साहब को मसला था तो उन्होंने की, मैं आपको ना बड़ी जबरदस्त एक एक्सरसाइज करके दिखाने लगा हूँ। ये देखें, आप मुझे एक्सरसाइज करके दिखाएं, मैं आप ऐसे गिन लें। अच्छा, ये देखिए, ये हार्ड की एक्सरसाइज है। ये जो है ना, यहाँ पे अगर आप ये मुट्ठी इस तरह बंद करके यहाँ पे ऐसे ऐसे करेंगे तो ये हार्ड से आप देखेंगे फौरी तौर पे, रियली फौरी तौर पे फर्क। ओ माय गॉड। और उसके बाद ये अगर आप यहाँ पे भी आपने एक बार दोबारा करें, एक बार ये दोबारा, देखें, हार्ट पे, दिल वाली जगह पे, मगर उनकी मुट्ठी देखें आप, ये भी देख लीजिएगा। ये मुट्ठी देखें। ओके। इसी तरीके से ये ऐसे ऐसे आपने यहाँ पे हैंड करना है,
ये कम अज कम 20 दफा करें। उसके बाद यही ये इस जगह पे, लेकिन आपने शर्ट बारीक पहनी हो या यहाँ पे शर्ट ना हो, हाफ बाजू, और ये इसी तरह मुट्ठी बनानी और यहाँ पे ये कम अज कम 20 दफा करें, ठीक है। उसके बाद यही इस जगह पे करें कम अज कम 20 दफा। इससे इंशाल्लाह ठीक करने के फौरन बाद आप करके देखिए, आप इससे क्या होगा? फौरी तौर पे खून की सर्कुलेशन तेज हो जाती है। अगर आपको दिल का अटैक हो रहा है, तबीयत अपसेट हो रही है, तो फौरी तौर पे इस बाजू को हिलाएं और ये एक्सरसाइज करें, फौरी तौर पे आपको रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद आप इमरजेंसी में जा सकते हैं, लेकिन आपकी तबीयत फौरन ठीक हो जाएगी। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जब पीठ पे जोर जोर से कोई थपकी मारे ना, जोर जोर से, जरा तेज तेज, वो मैंने वहाँ पे सीखी थी जब मेरी अम्मी आईसीयू में थी। जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन सिलेंडर, उसके लिए बहुत अच्छी है। तो वो हमें थेरेपी में आके सिखा के जाते थे कि पीछे आपने थपकी देनी ताकि उनको ऑक्सीजन और ब्रीदिंग चीजें सब सही हो जाए, लेवल पे आ जाए। तो जब मुझे भी ऐसे कोई पीछे कर देना, ऐसे फराल को बोल दूंगी किसी को कि मुझे करो, तो मुझे इतना एकदम से फ्रेश फील करता है, ऐसा लगता है नए जहान में आ गई हूँ। ये पहले लोग फिट क्यों थे? अक्सर औकात जो बच्चे थे, माएँ उनकी मालिश करके ना हर दूसरे तीसरे दिन धूप में थोड़ी देर बिठा देती थी। अगर यंग लोग थे तो वो भी कबड्डी, कुश्ती वगैरह और बहुत सारी ऐसी फिजिकली गेम्स थी। आज फिजिकली गेम्स तो है ही नहीं, बच्चे मोबाइल, और मोबाइल इतनी बड़ी एडिक्शन है, बहुत बड़ी बीमारियां जो हैं वो मोबाइल से लग रही हैं। मेरे पास अक्सर बच्चे जो आते हैं ना, वो मोबाइल की वजह से, यकीन करें उनके अंदर इतनी शिद्दत होती है, सामने मेरे माँ बाप के साथ लड़ पड़ते हैं, उनसे मोबाइल छीने उनके साथ लड़ पड़ेंगे, मोबाइल उठा के मार देंगे, जो चीज़ हाथ में उठा के मार देंगे। ये मसला क्या है? यहाँ पे बच्चों की गलती नहीं है, माँ बाप की गलती है। माँ बाप की गलती है, बात सही है। आप देखें, बच्चों के साथ खेला करें। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलेंगे। मगर हमारे साथ हकीम साहब मौजूद हैं। ये देखें कितनी आज की है वायरल रील है कि किसी हकीम ने पहली मर्तबा किसी ट्रांसमिशन पे पहली बार एक्सरसाइज सिखाई है, तो आप भी कीजिए। ब्रेक लीजिए। आज का शो जोड़ों के दर्द के लिए ज़बरदस्त हमें नुस्खे मिले हैं, एक्सरसाइजेस बता दी आपने माशाल्लाह से, ऑयल्स बता दीजिए। अब कोई ऐसी चीज़ जो खाने के हिसाब से और आपको लगता है जो रह गई है, वो ज़रूर बता दें। अच्छा, उसमें ना दो चार चीज़ें हैं। एक तो जॉइंट के अंदर अक्सर हम देखते हैं स्वेलिंग आ जाती है, सोजिश आ जाती है। जब अंदर आपका ना फ्लूइड ख़त्म हो गया, मिक ख़त्म हो गया, ग्रीस ख़त्म हो गया, तो जॉइंट आपस में टकराते हैं। जब टकराते हैं तो अंदर ना इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फेक्शन से फिर वो सूज जाते हैं। अब स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए ऐसी चीज़ देनी पड़ती है जिससे सोजिश ख़त्म हो। अब सोजिश को ख़त्म करने के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ हमारे पास एक तो है, सबसे पहले नंबर पे हल्दी। हल्दी ऐसी चीज़ है कि अगर सिर्फ इसे दूध में मिला के दिया जाए तो इससे भी सोजिश उतर जाती है। लेकिन अगर प्रॉपर पूरा नुस्खा इस्तेमाल करें तो बेहतरीन इसका रिजल्ट है। इसमें मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम, ये इन्फ्लेमेशन के लिए बड़ी कमाल की है। उसके बाद सौंफ ले लें 50 ग्राम, उसके बाद ये हल्दी ले लें 50 ग्राम। ये ऐसी चीज़ें हैं तीनों, इनका फाइन पाउडर करके सुबह दोपहर शाम अगर हाफ टी स्पून नीम गर्म पानी से दिया जाए, इसके फ़ायदे सुनिए, आप हैरान हो जाएंगी। एक तो जो जोड़ों की स्वेलिंग है, सोजिश है, इन्फेक्शन है, उसको ख़त्म करती है। लंग्स के अंदर इन्फेक्शन है, बलगम रेशा है, नज़ला ज़ुकाम है, गले के अंदर खराश है, टॉन्सल्स है, आंतों की इन्फेक्शन है, यूटीआई की इन्फेक्शन है। यानी कि देखें एक चीज़ से कितने ज़्यादा इलाज क्या बात है। तो ये जो है ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो सोजिश है वो फ़ौरन उतर जाएगी। उसके बाद ये बेहतरीन चीज़ है फ्लैक्सीड, अलसी। अलसी अगर आप आधा चम्मच, यानी कि इतनी का आप अलसी अगर डेली खा लें पानी के साथ, तो आपके जॉइंट पेन होगी नहीं। खाना है या फिर खाने के लिए बेहतरीन खाना है? मुझे ये आम साफ है, धुले? हाँ जी साफ है, ये साफ है। ये आप वैसे ही आप खा के पानी पी लें ऊपर से, बस। तो अटकेगा तो नहीं? कुछ नहीं, ट्राई कर लूं? बेहतरीन है, साथ पानी है आपके पास। हाँ, ये बेहतरीन है। अच्छा, ऐसे मुंह में रहना। अच्छा, लोग इसको पक्की की रहना। हाँ जी, आप पानी पी लो, पी लें। ये इतना ज़बरदस्त एनर्जी बूस्टर है। गले में अटका तो नहीं है? ये आपके हेयर के लिए, आपके जॉइंट के लिए अच्छा कमाल का नुस्खा। लोग अक्सर इसे इस्तेमाल करते हैं, इसका शैम्पू बना के इस्तेमाल करते हैं बालों के लिए। सैलेड में भी इसको खा रही हूँ। अच्छा, मुझे टेस्ट की भी आदत हो गई है, कितने मजे का टेस्ट भी है इसका। ये आपको इंशाल्लाह इसकी ना पिन्नियाँ भी खिलाएंगे। अलसी की पिन्नी पहले लोग लाजमी सर्दियों में खाते थे, खास करके जब ये बारिशें नहीं ना होती थी, खुश्की, ड्राइनेस, उस वक्त अलसी की पिन्नी अगर सरसों के ऑयल में बनी हो तो कमाल का रिजल्ट है। आपको सिर्फ सर्दियों में खानी है? सर्दियों में ये ना, अगर ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा ठंडक है, खुश्की है, तो वो तो गर्मियों में भी खा सकता, नहीं तो ये सर्दियों में खानी चाहिए। मैं आपको जिस दोस्त का बता रही हूँ ना अपनी, उसने मुझे बना के भेजी थी,
5 सिर्फ लड्डू इतने मजे के थे, इसके अंदर सारे मेवे जात भी होते हैं। हाँ जी, वो अपनी मर्जी होती है, आप इसमें जितनी चीज़ें ऐड करते जाएंगे उतना ये ज़बरदस्त होता जाएगा। गुड़ के साथ। अच्छा हाँ जी, उसके साथ ये गुड़ में बनाया तो ज़बरदस्त होता है। आपने हमें क्यों नहीं बना के सिखाया, ये हमें क्यों नहीं बताया? ये आपके फैन सारे तो इधर बैठे होते हैं, इधर क्यों नहीं बताया था? फैन को पंजीरी बना के दिखा दी थी हमने, खिला अब ये भी आप पंजीरी भी आपने बहुत अच्छी बताई थी, मैं तो घर पे भी ट्राई कर ली, जबरदस्त। फिर आपने अपना टेस्ट नहीं चेक कराया कैसी बनाई है? ऐसी बनी थी जैसे आपने बनाया। तो ये है कि ये अलसी की पिनिया में किसी दिन बना देंगे, थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा होता है, थोड़ा सा मेहनत वाला काम था, ये भी किसी दिन करवा देंगे। डन। अच्छा, जोड़ों के लिए ना अक्सर ऐसे अफराद जिनके ना जॉइंट में से गम कम हो गई है, उसके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है। गूंद कतीरा ले लें 50 ग्राम, गूंद किकर ले लें 200 ग्राम, और इसके अंदर कमर कस डाल लें 50 ग्राम। 3 चीज़ें। अब इसका फाइन पाउडर करके ना आधा चम्मच छोटा वाला अगर दूध के साथ इस्तेमाल किया जाए तो कुछ अरसा इस्तेमाल करने के बाद जो आपके जॉइंट में से आपने टेस्ट एक्सरे करवाए थे ना कि वहाँ पे ग्रीस नहीं है, गम नहीं है, तो वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पूरी होना शुरू हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। ये बेहतरीन। और अक्सर औकात है आम रूटीन में आपने देखा है फुल मखाने, लोग पहले इसको सिर्फ और सिर्फ पंजीरी में डालते थे, तो ये भी बड़ी बेहतरीन चीज़ है कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, बड़ा कमाल का नुस्खा है। इससे भी आप 4-5 दाने दूध में भिगो दें, गर्म दूध में, सुबह वो दूध पी लें, बेहतरीन। चलता फिरता बच्चों का सीरियल है, तो बच्चों को भी खिलाए। मैं बच्चों को तो फिट करने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए बेहतरीन चीज़ है। हाँ, ये दूध में सिर्फ इस तरह से ना इसको ऐसे थोड़े से आप ब्राउन कर ले तवे पे हल्का सा, जब ये सौता हो जाए थोड़ा सा, तो बस आप बच्चों को जो दूध में सीरियल डाल के देते हैं ना, दिस इज अ वेरी गुड सीरियल। अभी ट्राई करके देखिए, आपके बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त शो। फरहान साहब आज आप छा गए, आज आपने जो है ना वो कहते हैं ना लूट लिया, मेला लूट लिया। इतना अच्छा शो था जोड़ों के दर्द के लिए। प्लीज़ ट्राई कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। हम आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मेरे पास जेड़ावाला से एक मेहमान मौजूद हैं, पहले भी मेरे पास मधु हो चुके हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। अताउल्लाह इसाक हिलवी साहब को बहुत अच्छा गाते हैं। नियाजुल्लाह नियाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? ठीक ठाक, शुक्र। घर में सब सही है? हाँ, करम करम सुन रब दा। माशाल्लाह। तो आज आप हमें क्या सुनाएंगे? कौन कौन से गाने तैयार करके लेके आए? तकरीबन जेड़ा जेड़ा कहोगे लाले दा सुनाई जावांगे इंशाल्लाह। लाला को बहुत प्यार करते हैं आप? जी मिलने जाते हैं लाला से? जी जी हैं? जी। क्या कहते हैं आपको वो? मैं एक रेस्टोरेंट ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮੇਤ ਆਏ ਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5000 ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कि बहुत अच्छा। वाह, जी, क्या बात है। चले फिर हमें फिर सुनाए ना कोई अच्छा सा लाला जी का जो आपको बहुत पसंद हो। है चले। ओ जिथे तू है लाला जी कोई हो नहीं सकदा, जिथे तू है ढोला वाह, कोई हो नहीं सकदा, कोई लख भिड़ावे रोला पो नहीं सकदा, जिथे तू है ढोला कोई हो नहीं सकदा, जिथे तू है ढोला दीदार दे चा दिल दे मरीजा झट प्यार दे चा दिल दे मरीजा हो जिन्नू तू हसावें ओ रो नहीं सकदा, जिन्नू तू हसावें ओ रो नहीं सकदा, कोई लख भिड़ावे रोला पो नहीं सकदा, जिथे तू है लाला जी वाह, कोई हो नहीं सकदा, जिथे तू है ढोला। वाह। आजकल वो भी तो उनका बड़ा ट्रेंडिंग में जा रहा है, अली जफर के साथ जो उन्होंने कॉम्बो में गाए, मैं इत्थे ते ढोला वाते। ये गाना असल में मैंने भी गाया था मजराई के साथ। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद अली जफर ने भी गाया, तो मगर अली जफर ने उनके साथ गाया लाला जी के साथ। लाला जी तो क्या टॉप ट्रेंडिंग है। अली जफर भी क्या लेकिन सिंगर, मैं- और वो भी दोनों ही जबरदस्त ਜਿਹੜਾ सिंगर। ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ अंदाज ਚ गाना। हाँ, आ जाए वो अंदाज सुनना है, आ जाए। उनकी मस्त आँखों से कुछ ऐसी अकीदत हो गई, वाह,
जाम मजहब बन गया, शहवा शरीयत हो गई। पहले पीते थे कोई मकूम मौका ढूंढ कर, वाह वाह वाह। रफ्ता रफ्ता बेसबब पीने की आदत हो गई। मैं थे ते ढोल में दवाते, अरे वाह जी जी। मैं संभाला ले दी बहाते, वे मेरे आवे माया, वाह। वे कोई विकण मुलोक आया, नी इंज सानू लुटिया है, मैं कुड़े खड़ लोक आया। बालो बत्तियां वे माही सकू, मारो संगला नाल, पित्तल बनाई सोना बरसायो मिलाना। मैं थे ते ढोल मियाँ वाली, वे मैं लाल पिछू मरा गाली, मेरे आवे माया, मेरे आवे माया, वे कोई मोढ़े ते लोई माया, जिमें चन में उजड़ा वे शला उजड़े ना कोई माया। बालो बत्तियां वे माही सकू, मारो संगला नाल, पित्तल बनाई सोना बरसाया मिलाना। वाह क्या बात है, कितने मज़े के यार, क्या क्या गाने। और उनका वो गाना भी मैं सुनना चाहूँगी आपसे, जो गाना उन्होंने नहीं गाया था कि प्यारे नाल ना सही उससे नाल वेख लिया कर, वो भी आप बड़ा अच्छा उन्हीं के स्टाइल से गाएं। पसंद है आपको ये वाला भी? उनके तो सारे गाने आप बड़े शौक से, है ना। वैसे आजकल क्या कर रहे हैं ये भी मुझे बता दे, फिर एक बार गाना सुनूंगी। मैं बेसिकल मजदूरी करना, ड्राइवरी भी करना। अच्छा जी। तो उनके गाने वैसे भी तो ज़्यादातर ड्राइवर लोग ही सुनते थे पहले, ट्रक चलाने वाले लोग, ये चलाने वाले लोग, वही तो वहाँ से उनको प्यार मिला सबसे पहले। जी जी। रिक्शों पे, ट्रक पे, जो जितने मजदूर तबका लोग हैं, ड्राइवर लोग हैं, वो सुना करते थे उनको। वहाँ से वो सुनते सुनते लोगों की मोहब्बत हासिल करते करते टॉप ट्रेंडिंग में आज देखें हर घर की आवाज़ बन गए, हर दिल की धड़कन बन गए। अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी अता फरमाया। ताला खिलवी साहब जैसे बंदे हमारे मुल्क के सरमाया है। मैंने बड़े उनके इंटरव्यूज़ किए, मैं हर बार उनको इतना पोलाइट, मासूम, खूबसूरत, दिल का शहज़ादा पाया कि मैं उनके लिए बहुत दुआ गो हूँ। ठीक है। और लाला को जैसे इश्क हुआ था, तो आपको भी कभी हुआ? देखो जी, लाले नू जिन्हें गाना है, पसंद करना है, उसे इश्क ना हो नहीं सकता। वो हो नहीं सकता, उन्हें इश्क जरूर है। तो कोई लब्बी सी इश्क हुआ नहीं नहीं, सानू जेड़ी लब्बी सी सानू तो छड़ के चले गई ना। क्यों? शादी हुई थी? हाँ जी। शादी बनाई थी? नहीं नहीं। क्यों? नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ तो मेरी शादी नहीं हुई, किसी और के नाल हो गई। किसी और। मगर वो आपको समझती है, प्यार करती है आपसे? हाँ जरूर। बस तो अल्लाह ताला ने आपके लिए फिर वो बेहतर लिखी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आपको मिली है। हाँ जी। मैं ना बेसिकल ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਲਮਾ ਸੀ ਰੌਕਸੀ। ਹਾਂ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਠੱਗ ਬਦਮਾਸ਼। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਏਜ ਸੀ ਕੋਈ 12 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਲਮੇ ਚ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਨੀ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ। ਵਾਹ, ਕਿਸ ਹੀरो के ऊपर थी? ਉਹ ਗੋਰੀ ਸੀ ਅੰਜਮਨ ਦੀ ਭੈਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਲੇ ਤੇ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो सुने हमें फिर वो भी सुनाना है। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ना किसी और नु गाया। अच्छा, तो चले आज वही वाला फिर दौर वापस लाते हैं, जरा सुनाए फिर वही कमीज़ तेरी काली। उसका वो भी आपने बोलना है जो शुरू की शायरी है, कमीज़ तेरी काली। उससे पहले वाले जो शेर है वो भी बोलना है आपने। उसमें शेर नहीं है, फिल्म के अंदर शेर। फिल्म वाले में? अच्छा ठीक, ऐसे वाले में तो है, वो बोलते थे निभावे वसे तू वलैत असा करनी नी रहत आसा तेनू लेके जाना है मियां वाली कमीज तेरी काली नी सुन फुलां वाली
ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵੇਂ ਤੇ ਨਖਰੇ ਦਿਖਾਵੇਂ वाह ਉਹ ਰੱਬ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਕਦੀ ਆ ਜਾਈ ਸਖੇਲ ਸਾਨੂੰ ਬੈਣ ਦੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ हाय ਕਮੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਨੀ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀ ਰੰਗਲੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਲਾਲ ਏ ਮਹਿੰਦੀ वाह ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀ ਕੋਹਣੀ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਨੀ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ